हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मार्क्स का एक और सिद्धांत जो हमने संक्षेप में देखा था उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो सिद्धांत है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, कि वर्ग से उनका तात्पर्य क्या है और इन वर्गों में क्या संघर्ष होता है। इसे हम संक्षिप्त रूप में जब मार्क्सवाद के हमने सारी थ्योरीज़ को शॉर्ट फॉर्म में देखा था तब हमने पढ़ा था। इसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व प्राप्त है। साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसके अनुसार आज तक के संपूर्ण मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत में इस धारणा का प्रतिपादन किया था कि समाज में सदैव ही विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। उत्पादन के साधन मतलब जिसके पास फैक्ट्री, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उस फैक्ट्री में मशीन लगाई जाती है, वहाँ जो ज़मीन है जिस पे फैक्ट्री खड़ी जाती है, उनका सबका स्वामित्व है उसके पास। दूसरा वर्ग वह है जो केवल शारीरिक श्रम करता है। पहला वर्ग सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता रहता है और ये समाज के शोषक और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वर्ग का मतलब क्या है, यानी वर्ग या इंग्लिश में क्लास। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हैं और जिनके साधारण हित एक जैसे हों। ठीक है, यानी व्यक्तियों का वह समूह, जैसे अगर श्रमिकों का वर्ग बोलेंगे तो उनके हित आपस में एक जैसे हैं और वो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हैं। श्रमिक किस तरह से संबंधित हैं कि वो शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है, और पूंजीपति हैं वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके हित एक जैसे हैं और जिन सबके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। तो हर वर्ग जो व्यक्तियों का समूह है वो उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और जिनके हित एक जैसे हैं वो एक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे पूंजीपति एक वर्ग है, श्रमिक है वो दूसरा वर्ग है। मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है। ये मार्क्स ने अपने हर सिद्धांत में सिर्फ दो ही वर्ग माने हैं जो अपने विरोधी हितों के कारण परस्पर संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, लेकिन समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं, और दूसरा वर्ग जो है वो इन पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम करने वाले लोगों का वर्ग है। अब ये क्या कहते हैं कि समाज में हमेशा दो वर्ग रहेंगे, उनके स्वरूप में चेंज आते रहेंगे, कभी जैसे सामंत है, कभी ज़मींदार है, कभी पूंजीपति हैं, लेकिन एक वर्ग होगा जिसके पास साधनों का स्वामित्व होगा, दूसरा सिर्फ परिश्रम करने वाला वर्ग। पहला वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है तथा श्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त श्रम करने के बावजूद जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले वर्ग को शोषक और दूसरे वर्ग को शोषित वर्ग कहा जा सकता है। उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में समाज ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिसके परस्पर विरोधी हित होते हैं। जैसे पूंजीपतियों के हित हैं वो श्रमिकों के हित के ऑपोजिट होते हैं। पूंजीपतियों को ज़्यादा लाभ कमाना है, श्रमिकों को कम पैसा देना है और श्रमिकों को अपने श्रम का उचित मूल्य चाहिए। तो ऐसे क्या है, इनके हित विरोधी होते हैं। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होते हुए भी उनके हितों में परस्पर विरोध है। ज़रूरत दोनों को एक दूसरे की है। भाई श्रमिकों को काम चाहिए तो कहाँ जाएंगे, पूंजीपतियों के पास, और पूंजीपतियों को भी श्रमिक चाहिए उत्पादन की चीज़ें बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए चीज़ों का। इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी विरोध है। पूंजीपति स्वाभाविक रूप से श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो, और मजदूर है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। हितों में परस्पर विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष का आधार है और इसी कारण वर्ग संघर्ष है वो हमेशा से चला रहा है। मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर और सामान्य जन, भूस्वामी और भूदास, श्रेणीपति और दस्तकार। संक्षेप में देखें तो उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते और अनवरत कभी लुक छिप कर कभी खुलकर संघर्ष करते आ रहे हैं।
इस संघर्ष की परिणति या तो हर बार समाज में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश से। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। उसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीच निहित है। पूंजीपतियों का उद्देश्य अब क्यों है उनके खुद में अविनाश के बीच निहित, ये हम आगे देखेंगे। पूंजीपतियों का उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना है। उनका एक ही मोटो है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना वो बेच पाएंगे, उतना उनको प्रॉफिट होगा, जिसके कारण धन का संकेंद्रण बहुत थोड़े से व्यक्तियों में होता जाता है, जिसके कारण पूंजीपतियों की संख्या में लगातार कमी और श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है। क्योंकि पूंजीपतियों में भी आपस में कंपटीशन है। जैसे दो फैक्ट्री हैं, दोनों पेन का निर्माण कर रही हैं। एक फैक्ट्री अच्छा पेन बना रही है तो उसके पेन बिकेंगे और उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरी फैक्ट्री है वो अच्छे पेन नहीं बना रही तो हो सकता है धीरे धीरे वो कंपनी बंद हो जाए। तो एक टाइम जो पूंजीपति हुआ करता था वो आज श्रमिकों में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए पूंजीपतियों की संख्या में कमी होती जाती है और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभ के कारण एक ही स्थान पर अधिक से अधिक उद्योग लगाते हैं। श्रमिकों को एक साथ काम करने से श्रमिक संगठित हो जाते हैं और उनमें वर्गीय चेतना का विकास होता है। जो पूंजीपति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो उनके जैसे एक फैक्ट्री है वो अच्छी चलने लगी तो उसी के पास में वो दूसरी फैक्ट्री लगा देंगे ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, वहीं से रॉ मटेरियल मिल जाए, वहीं से उनको सब कुछ मिल जाए। तो श्रमिक हैं वो एक जगह रहते हैं तो उनमें वर्गीय चेतना आ जाती है। जब ये मजदूर संगठन बड़ा हो जाता है तो ये पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध हो जाता है। उद्योगों में उत्पादन अधिक हो जाने पर इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी पूंजी लगाते हैं, जिसके कारण पूंजीवाद है वो विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। क्योंकि अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, एक देश में सैचुरेशन आ जाता है, उससे ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी नहीं तो दूसरे देशों में भी अपनी चीज़ों को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसलिए ये पूंजीवाद एक देश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। अंत में जैसे जैसे श्रमिक वर्ग की शक्ति में वृद्धि होती है और पूंजीवादी शक्ति का ह्रास होता है तो यह संघर्ष एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। यह संघर्ष पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय होता जाता है। पूंजीवादी वर्ग को पराजित कर श्रमिक वर्ग अस्थायी रूप से अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लेता है। ऐसा इस कारण है कि सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। इस कारण श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक संगठित हो जाता है, तो पूंजीवाद इस संगठित आंदोलन के सामने टिक नहीं पाता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। और इस प्रकार श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष होता है वह अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग के विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार मार्क्स का विश्वास था कि जब श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा तब धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग के अंतिम अवशेष भी समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके पश्चात एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। इसके लिए मार्क्स क्रांति का आह्वान करता है और मार्क्स के अनुसार वास्तविक समाजवाद की स्थापना के लिए श्रमिक वर्ग की क्रांति प्रमुख शर्त है। तो ये था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब हम देखेंगे इसकी आलोचना। मार्क्स ने दो वर्गों के बारे में बताया, उनके बीच में क्या संघर्ष होता है वो बताया, फिर कैसे धीरे धीरे श्रमिक वर्ग में चेतना आती है, पूंजीपति कम होते जाते हैं। चेतना के परिणाम स्वरूप जब पूंजीवाद को उखाड़ फेंकता है तो वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की लास्ट में स्थापना होती है। लेकिन ये सब एक क्रांति से होगा। इसकी आलोचना देखते हैं। इतिहास को समझने और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई आधारों पर इसकी आलोचना की गई है। पहला, समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। उन्होंने तो सिर्फ दो ही वर्गों के बारे में बात की, पूंजीपति और श्रमिक। एक तीसरा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग भी है, जिसे मिडिल क्लास लोग बोलते हैं, जो सर्विस सेक्टर में होता है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस सेक्टर में है। तो ऐसे वर्ग की मार्क्स ने अवहेलना की है, जबकि इस वर्ग ने समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी वर्ग की है। दूसरी आलोचना, मार्क्स की यह त्रुटि यह भी है कि उसने सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को एक मान लिया है, जबकि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना सही नहीं है। समाज का सही विश्लेषण जाति, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा आदि सभी के आधार पर होना चाहिए। तीसरा आलोचना, मार्क्स की इस धारणा को नहीं स्वीकार किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। मानव जीवन का संचालक तत्व संघर्ष न होकर प्रेम, सहयोग और सामंजस्य की भावना है, जो कि मार्क्स की बहुत बड़ी भूल है।
मार्क्स की चौथी आलोचना। मार्क्स के वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात की गई है, जबकि इतिहास साक्षी है कि जो भी क्रांतियाँ हुई है उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया है। पांचवी आलोचना। मार्क्स का यह कहना कि संसार का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। धर्म, शक्ति की इच्छा, दुर्भावनाएं आदि भी संघर्ष के कारण रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए या फिर धर्म की आधिपत्य के लिए या शक्ति बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे, जलन के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। छठी आलोचना। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना का जो संभावना व्यक्त की है वह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद ने स्वयं को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। अब हमेशा पूंजीवाद है वो शोषणकारी नहीं रहा। आजकल मज़दूरों को सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चेंज हुआ है कि वोट का अधिकार दिया गया है। अब मज़दूरों के पास वोट का अधिकार है तो वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकते हैं। मज़दूरों के काम करने के घंटे कम कर दिए, मज़दूरों की स्थिति में सुधार हुआ है। तो पूंजीवाद ने अपने आप को थोड़ा चेंज किया है, वैसा नहीं रहा जैसा मार्क्स ने कहा था। सातवीं आलोचना। मार्क्स की यह भविष्यवाणी सही नहीं हुई कि पूंजीवाद के विनाश के बाद सत्ता श्रमिक वर्ग के हाथ में आ जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो सत्ता किसके हाथ जाएगी? फांसीवाद, अधिनायकवाद जैसे और विकल्प भी हैं। अंत में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूरी तरह तर्क पर आधारित और वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी मार्क्सवादी चिंतन में इसका विशेष महत्व है। हमने देखा है कि जहाँ पूंजीवाद के खिलाफ क्रांतियाँ हुई हैं, फॉर एग्जांपल रशिया में, चाइना में, ईस्टर्न यूरोप में, तो वहाँ श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व कभी नहीं आया। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकत्व आया है, जो फिर एक आदिवासी की तानाशाही में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद के बाद राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। हमने व्यवहार में जब जब क्रांतियाँ हुई हैं, कौन सी क्रांतियाँ? ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस जो साम्यवाद को लाने के लिए हुई, तो उन क्रांतियों में व्यवहार में हमने देखा है आज तक इतिहास में कि उन क्रांतियों के बाद कभी भी राज्य की समाप्ति नहीं हुई, राज्य और सुदृढ़ होता गया है। तो इसलिए कि पूरी तरह तर्कपूर्ण नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि उन्होंने वर्गों के बारे में बात की। एटलीस्ट मज़दूरों में शोषण हो रहा है ये उन्होंने बताया, सामने लेकर आए, उनमें सुधार की बातें की, समाजवादी क्रांति की बातें की, धन के उचित बंटवारे की बातें की। तो इस सब बातों से उन्होंने वो चेतना जगाई। तो ये था मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।